दो राज्यों की विधानसभा और कई राज्यों में उपचुनाव की अग्नि परीक्षा का परिणाम कल आएगा। नेताओं की मेहनत और उनके दावों पर जनता ने कितना भरोसा किया है, इसकी तस्वीर साफ होने में 15-20 घंटे से भी अब कम का समय बचा है। महाराष्ट्र में आघाड़ी आएगी या महायुति अपना दूसरा टर्म दोहराएगी, इसकी तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन काउंटिंग से पहले ही पार्टी और उनके नेता भले ही जीत के दावे कर रहे हों, अंदर खाने अलग अलग तरह की तैयारियां चल रही हैं। कोई प्लान ए पर काम कर रहा है तो कोई प्लान बी पर मशक्कत कर रहा है। वहीं यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी को भी भीतरघात का डर सताने लगा है। ऐसे में नतीजे क्या होंगे और ईवीएम में किस्मत बंद होने के बाद भी पार्टी नेता और उनके प्रत्याशियों में इतनी बेचैनी क्यों? करेंगे इसी मुद्दे पर बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नतीजों से पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तैयारी शुरू हो गई है। नतीजों से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर बहस छिड़ गई है। नतीजों से पहले सरकार बनाने को लेकर अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह देख लीजिए छोटी सी रिपोर्ट। मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। इतना ही कहूँगा, जिन ट्रैवल एजेंट्स ने संजय राउत जी की बुकिंग ली है वो जल्दी से पूरा एडवांस उनसे ले ले, क्योंकि रिजल्ट के बाद विधायकों को रखने के लिए भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। 9 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, उनका जो सर्वे वो साफ साफ कह रहा है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। सब साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे। राज्यपाल गवर्नर के पास जाना पड़ेगा तो जाने के लिए तैयारी हम कर रहे हैं। कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। वैसे देखिए, ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। सच्चाई ये है कि आज भी निष्पक्ष काउंटिंग होगी तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव जी की आदत है कि जब चुनाव हारने को होता है तो वह पहले से स्क्रिप्ट तैयार करता है। पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता चली है। हमारे उम्मीदवारों की बड़ी जीत होगी। देखो, जो भी है वो कल पता लगेगा। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और उनके इतने सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या एक्स मुख्यमंत्री, सबको लाकर उन्होंने झारखंड में सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश की, जहर घोला यहाँ की हवाओं में। तो हमेशा की तरह ताल ठोके में हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूं अपने पैनल से आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांश राय हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता सैयद मसूद हमारे साथ होंगे। आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी एमआईएम के प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। एनसीपी शरद गुट से महेश चव्हाण प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट से कृष्णा हेगड़े हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और संजय गुप्ता हमारे साथ रहेंगे शिवसेना उद्धव गुट से। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। और सबसे पहले रामकृपाल जी, मैं आपका वर्जन लेना चाहूँगा।
हालांकि पत्रकारों का एग्जिट पोल ये कहता है, उस दिन जब हमने एआई एग्जिट पोल किया था तो हमने पत्रकारों का भी सबसे पहले एक छोटा सा एग्जिट पोल कर लिया था, जिसमें पत्रकारों का एक बड़ा तबका मानता है कि इस बार एज जो है वो बीजेपी को है, झारखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। क्या इन 2 दिनों में आपका आकलन कुछ गड़बड़ हुआ? क्या ऊंट किसी और करवट बैठा? नहीं, देखिए अभी जो मीडिया का जो है वही हम लोगों के पास है, और अमूमन एक तरह का कंसेंसस है सभी का। फिगर अलग बगल हो सकती है, हालांकि एक दो ऐसे भी हैं, जैसे मुंबई का कोई मराठी दैनिक है उसका अलग है, लेकिन अगर आप पोल्स देखें एग्जिट में तो सब जगह यही है कि बीजेपी मतलब आगे है, आगे दिखती है, एडवांटेज बीजेपी कह लीजिए आप। अब वो कल जब मैंने फिर कहा कि जो पिछले दौर में 2-3 बार जैसे हरियाणा में हुआ सारा सब कुछ उलट गया, अमेरिका में हुआ सारा अप्रत्याशित हो गया, तो इस पर हम ज़्यादा कुछ और नहीं कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कि ये जो इस बार का रहा है, जो हरियाणा से जो नतीजे आए थे, मुझे लगता है कि कमोबेश उसी तरह का एडवांटेज बीजेपी तो दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कहीं बार बार हमेशा ही गलत साबित हो एग्जिट पोल, ऐसा भी नहीं होता है, कई बार वो सही भी साबित होते हैं। लेकिन एग्जिट पोल को छोड़ भी दीजिए, तो जो जमीन से जिस तरह की चीज़ें आ रही थी, जिस तरह से पत्रकारों ने अपना वहाँ आकर के कहा है, वो बल्कि जो वर्तमान सरकार के विरोधी एक तरह से हैं, वो भी इस बात को मान रहे थे कि फाइट टफ है। तो इसका मतलब है कि जब वो लोग ये कह रहे हैं कि फाइट टफ है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एडवांटेज बीजेपी दिख रहा है, होने को कुछ भी हो सकता है। जी, जफर इस्लाम साहब का रुख किए लेते हैं। जफर इस्लाम साहब, अभी मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अखिलेश यादव जब हारने वाले होते हैं तो वो उसका विलाप पहले से शुरू कर देते हैं। अंदर खाने तो खबर बीजेपी के सूत्रों ने भी बीजेपी को दी है कि कुछ एक सीटों पर बीजेपी के सिपे सालारों ने ही लुटिया डुबो दी है। तो ये किस बात की तैयारी है? ये सूत्र कौन है? ये तो कोई नहीं बता रहा। देखिए, किस सूत्र की बात कर रहे हैं मुस्कान जी आप, या कौन सा ऐसा सूत्र है जो इस तरह की बातें दे रहा है या बता रहा है, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। जो मेरी जानकारी में वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो जमीन से हमारे पास फीडबैक है, जो पटना प्रमुख का फीडबैक है, और 288 नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ सर। पहले महाराष्ट्र पे जाएंगे। मैंने ये जो सूत्रों वाली बात कही, ये उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर कही है। अच्छा, ओके, थोड़े देर के लिए हमारी आवाज आपकी नहीं आई थी, लेकिन ओके, मैं वापस आता हूँ उत्तर प्रदेश का। देखिए, ये बात तो हकीकत है कि जब भी अखिलेश यादव जी और या फिर ऑपोजिशन या कांग्रेस जो भी पार्टियां होती है, या तो ठेकरा ईवीएम मशीन में फोड़ते हैं या फिर कुछ और बहाने ढूंढती हैं, इसलिए उनको पता है कि हार रहे हैं। भाई, जनता में साफ दिखता है किस पार्टी के लिए विरोध है, किस पार्टी के लिए समर्थन है, किसको आशीर्वाद देना है, किसको नाकारना है। अब अखिलेश यादव जी की पार्टी को जनता ने सिरे से नाकार दिया है। ये पूरी सीटें जो बाईपोल में है, उस एकाक सीट भी शायद उनको ना मिले। पूरी की 100% सीट हमने कोशिश की है, मेहनत की है, जनता का समर्थन प्राप्त किया है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया, और मुझे पूरा यकीन है कि हम कंफर्टेबली और सीटें जो हैं वो जितनी सारी सीटें सब जीतेंगे। और इस तरह की जो अटकलें जो लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो उससे जाहिर होता है कि वो हार मान चुके हैं। अब उनकी हार पूरी 9 सीटों में हार हो चुकी है। अटकलें सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं लगा रहे हैं जफर इस्लाम साहब, उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी लगा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। रिसोर्ट बुक हो चुका है, आपने सुना ही होगा। अरे देखिए, ये सब चीजें जो कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको सीटें अब वो, मैं आपको देखिए, महाराष्ट्र में 2 महीने मैंने काम किया है, आज ही महाराष्ट्र से वापस आया हूँ। मैं आपको वहाँ की जो रूपरेखा है आपको आपके सामने रख देता हूँ। सेंचुरी भारतीय जनता पार्टी की, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि डबल सेंचुरी महायुति की। जहाँ तक उद्धव ठाकरे जी के सवाल है, वो अपने घर में भी रख लेंगे। इतने कम जो है, माँ तो शुरू में ही रख सकते हैं, इतने कम उनके एमएलए आएंगे जीत के कि वो आराम से रख सकते हैं। उनको जब बैठने की जगह है वहाँ रख सकते हैं, इसलिए कि
मुझे नहीं लगता कि 10 और 15 के बीच में से 15 के आगे निकल पाएंगे। 10 और 15 के बीच में सिमट जाएंगे उबाटा। और कांग्रेस और एनसीपी दोनों जो है वो 32-35 के बीच में सिमट जाएगी। तो हकीकत में आप अगर देखिए तो ये सारी सीट जो है वो 80 सीटों के अंदर में सिमटने वाली है। 200 प्लस हमारी डबल सेंचुरी हमारी, और मजबूत सरकार हमारी, जनता की वफादार सरकार हमारी। मतलब पिछली बार की तरह तोड़फोड़ की नौबत तो नहीं आएगी जफर इस्लाम साहब? पिछली बार की तरह तोड़फोड़ की नौबत तो नहीं आएगी इस बार? अरे कोई तोड़फोड़ नहीं भाई, कोई हमने पिछले बार भी तोड़फोड़ नहीं किया था। जब वो अपने कुंबे से ही नाराज लोग अगर जनता की सेवा करने के लिए, जनता को समर्पित होने के लिए आना चाहते हैं तो हम उनके दोनों हाथ से दरवाजा खोल देते हैं। अभी आप इनको छिपाने दीजिए, कहाँ छुपा रहे हैं। अगर कोई उसमें से निकल के आएगा और कहेगा कि भाई हमें जनता की सेवा करनी है, हमें किसी आदमी की सेवा नहीं करनी है, तो करेंगे, हम उनको भी ले लेंगे, क्या है। लेकिन हकीकत है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने कहा ना सैकड़ा और डबल सेंचुरी एंड डबल सेंचुरी आज कल दिखेगा आपको। और यूपी में क्या दिखेगा सर? यूपी में क्या दिखेगा? यूपी का भी बता दीजिए। देखिए 9 में से कितने नंबर आ रहे हैं? हम जीतने के बहुत हुआ तो एक सीट हारेंगे, नहीं तो बहुत मजबूरी में। ऐसा लगता है कि कहीं अगर छोटे मार्जिन से, नहीं तो 8 तो पक्की है। हो सकता है कि 9 की 9 ही सीट आएंगी हमें इसके पर। ठीक है, मैं सीधे अब सैयद मसूद साहब का रुख करता हूं। ऐसा है जी, अब बोलिए। मुस्कान साहब, ऐसा है कि आप अगर जाके देखिए जो जिनको आप कह रहे हैं ना कि तोड़फोड़ महाराष्ट्र में, शिंदे जी वहां से त्रस्त होकर बाहर निकले थे। आज अब जनता में देखिए कितने पॉपुलर लीडर है, जनता के लिए कितना काम किया, कितने वेलफेयर स्कीम जो है। अब ये जो कांग्रेस वाले ऑपोजिशन वाले कहते रहे जनता के लिए इतना वेलफेयर स्कीम और इलेक्शन से नजदीक। अरे भाई इलेक्शन आखिरी जब तक का जितने दिन का समय रहता है उतने दिन तक हमें काम करना है, इसके लिए हम जो है कमिटेड रहते हैं। इसलिए हमने वेलफेयर का काम किया है और हर वर्गों के लिए काम किया बिना भेदभाव के। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है। हाँ, देखा और सोचा जाए जफर इस्लाम साहब, तो कटेंगे तो बटेंगे वेलफेयर ही है एक तरीके का। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। सैयद मसूद साहब का रुख कर लेता हूं। सैयद मसूद साहब, उत्तर प्रदेश की बात पहले की जफर इस्लाम साहब ने, इसलिए आपके पास आया हूं, और उसके बाद मैं सीधे महाराष्ट्र के प्रवक्ता का रुख करूंगा, महाराष्ट्र से हमारे साथ जो जुड़े हैं। मसूद साहब, अब बीजेपी नहीं, मतलब सिर्फ इस्लाम साहब ही नहीं, जफर इस्लाम साहब ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक का ये कहना है कि हार के डर से अखिलेश यादव पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। कभी ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं, फर्जी वीडियोस जो है वो वायरल करना शुरू कर देते हैं। क्या कहना है आपका? ये तो 9 में से 9 सीट जीत रहे हैं। जफर इस्लाम साहब ने जो कहा कि साहब हम तोड़फोड़ नहीं करते हैं, तो अजीत पवार जी की यहाँ ईडी सीबीआई किसने भेजी थी? उसके बाद वो टूट के जब इनके साथ चले गए तो ना ईडी रही ना सीबीआई उनके साथ, उनके पीछे पड़ी। उसके बाद वो वहां पे मंत्री भी बन गए, सारी चीजें हो गई। क्या ये तोड़फोड़ नहीं थी? दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले ये बात कही है और लोकसभा के पटल पे कही कि मेरे इस बार 37 MP जीते हैं, मैं तब भी ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा। आगे 80 के 80 जीत जाए, मैं तब भी ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा। तो अखिलेश जी तो पहले दिन से ये बात कहते हुए आ रहे हैं। तो चुनाव में क्यों जाते? जब 80 में से 80 जीतने पर भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो फिर चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। चुनाव भी लड़ते हैं और ईवीएम पर भी शंका करते हैं। अरे सुनिए मुस्कान जी, चुनाव का बहिष्कार अगर पूरा विपक्ष मिलकर के करेगा तो अखिलेश यादव जी भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, मतलब विपक्षी एकजुट नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव करा गया है, सबने अपनी आंखों से देखा है, सबने वो सारी वीडियो क्लिप्स देखी है। और अगर वहां पर पुलिस ने कोई गड़बड़ नहीं करी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो जरा बताइए मुझे कि 7 पुलिस वाले निलंबित क्यों करने पड़े इलेक्शन कमीशन को? इस बात का जवाब दे दें मुझे। वहां पे चुनाव पूरी तरह से धांधली से हुआ है। मैं मुरादाबाद के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरे बराबर में कुंदरकी है, मेरे जिले की विधानसभा है कुंदरकी। उस कुंदरकी विधानसभा के अंदर मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया। मुस्लिम मोहल्लों में इतना फोर्स लगा दिया गया कि वहां। सैयद मसूद साहब, मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं,
आपकी ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि अगर पुलिस वालों की कोई गलती नहीं थी तो वो निलंबित क्यों कर दिए गए, सस्पेंड क्यों कर दिए गए। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि सस्पेंशन आरोप साबित नहीं करता, उसके बाद जांच होती है और अगर जांच में आरोप सिद्ध नहीं होता है तो बहाली हो जाती है। तो निलंबित कर दिए गए, इससे सिर्फ ये संकेत मिलता, सुनिए आप बोलिएगा सैयद मसूद साहब, निलंबन से ये संकेत तो मिला कम से कम कि चुनाव आयोग जिस पर आप लोग उंगली उठा रहे थे वो ठीक से काम कर रहा है। अरे मीरापुर के अंदर पुलिस वाले को पिस्तौल क्यों निकाली उसने? क्या मुसलमानों को वोट डालने देने का अधिकार भी नहीं है? किसने रोका? हमने तो हर बूथ से लाइव रिपोर्टिंग की थी, किसी ने नहीं रोका सैयद मसूद साहब। एक मुसलमान ये कहता हुआ नजर नहीं आया सैयद मसूद साहब कि उसे रोका गया या उसे वोट डालने से रोका गया। मैं आपको 50 वीडियो क्लिप्स भेज सकता हूँ कि जिसके अंदर मीरापुर विधानसभा में, मैं भी भेज दूंगा जी न्यूज की लाइव रिपोर्टिंग की 50 क्लिप आपको, इससे ज्यादा ही होंगी सर। और कुदरकी के अंदर क्या हाल हुआ वो तो मेरे बराबर में है, मैंने खुद देखा है। कुदरकी के अंदर मुस्लिम मोहल्लों में इतनी फोर्स लगा दी गई। और आपको और बताता हूं मैं, 40,000 आईडी कुदरकी में समाजवादी वोटर्स की 40,000 आईडी लेकर के थाने में जमा करा ली गई। क्यों? पानी भी लीजिए। तक के बीएलओ ने, सुनिए, बीएलओ ने 2 तरह की पर्ची बांटी, एक गुलाबी पर्ची और सफेद पर्ची। गुलाबी पर्ची बीजेपी वालों की पहचान थी, तो गुलाबी पर्ची से जो वोट बटे वो पड़ गए और सफेद पर्ची के वोट नहीं डाले गए। यहां तक हुआ है। इसकी शिकायत की आपने चुनाव आयोग से? आप चुनाव आयोग गए? सारी शिकायतें करी। चुनाव आयोग किसके ऊपर निर्भर करता है? डीएम के ऊपर। डीएम किसका? योगी का। चुनाव आयोग किसके ऊपर निर्भर करता है? पुलिस पर। पुलिस किसकी? बीजेपी की। अरे भाई उसी पुलिस को उसी बीजे आप सुनिए, सरकार की होती है पुलिस, और सरकार चलिए बीजेपी की है, मैंने मान लिया कि पुलिस जो है वो बीजेपी की है, उसी पुलिस को तो निलंबित किया चुनाव आयोग ने। उसी पुलिस के 5 पुलिस वालों को तो निलंबित किया है। जब दबाव पूरी तरह से बन गया, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से सबके नाम सहित सूची सौंप दी, तो जाके 7 पुलिस वाले, वो भी कांस्टेबल रैंक के, वो निलंबित हुए। एसआई, इंस्पेक्टर, दरोगा, एसडीएम, एडीएम कोई सस्पेंड नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब से जवाब है। जफर इस्लाम साहब, गंभीर आरोप है, गुलाबी पर्ची जिनके हाथ में थी सिर्फ उन्हें वोट डालने दिया जा रहा था। अब देखिए, मैंने कहा ना कि ये बातें जो है इल्ज़ाम इस तरह के कोई भी लगा सकता है। आपने सही कहा कि ये सारा जो है वो इल्ज़ाम लगा, लेकिन नहीं उस इलेक्शन कमीशन, अरे भाई एक बीच में मत बोलिए मसूद साहब, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपके संज्ञान में कुछ है तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, आप कोर्ट के दरबार में खटखटाइए। अगर कहीं आपको लगता है ये हारने के बाद इस तरह के ठेकरे मत फोड़िए, आप जाइए, सबका इलाज होगा। अनुराग भाई, मेरे को भी आप वापस आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ठीक करता हूं उसको जी। ठीक है, मैं शुभ्रांश राय का रुख कर लेता हूं। महाराष्ट्र चलेंगे, लेकिन उससे पहले शुभ्रांश राय से महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बड़ी दिलचस्प स्थिति है कांग्रेस की वहां पर। शुभ्रांश जी, हमने जो जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल दिखाया था, उसमें हमने दिखाया कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो अपने प्रभाव वाली सीटें भी हार रहे हैं, यानी कि इस बार शिवसेना उद्धव गुट की स्थिति ठीक नहीं है। और महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस जो है वो सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली पार्टी बन सकती है। तो इस बात का जवाब कोई नहीं दे रहा सर, ना शिवसेना उद्धव से कोई दे रहा है, ना कांग्रेस से कोई दे रहा है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा या शिवसेना का होगा अगर सरकार बनाने की नौबत आती है महाविकास अघाड़ी की। तो अनुराग, आप बिल्कुल भोले खरगोश मत बनिए। मैं 2 महीने महाराष्ट्र हूं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं सर। मेरी तुलना किसी खरगोश से, लोमड़ी से या किसी और जानवर से मत कीजिए। मैं बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं वाकई उतना ही भोला हूं। मैं जानना चाहता हूं सर कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा, कांग्रेस का बनेगा या शिवसेना का बनेगा? अच्छा अनुराग, एक और आपसे रिक्वेस्ट है। अब आप पत्रकार हैं और भोले नहीं है तो शांत रहिए, मुझे अपनी बात बोलने के लिए। हाँ कहिए ना सर, आपने देखिए मुझ पर टिप्पणी की तो फिर मैं कैसे चुप रहूंगा? तो ठीक, वो कटाक्ष था ना दोस्त। चलिए ठीक, जैसे आप कर रहे हो तो थोड़ा अब वन में मत रखिए। ठीक, ऐसा है कि मैं महाराष्ट्र में 2 महीने रहा हूँ। मैं वहाँ नॉर्थ महाराष्ट्र का इंचार्ज था और कल छोड़ परसों मेरी वापसी हुई है। देखिए, 2-3 बातें हैं। जफर को मुगालते में रहना है तो रहने दीजिए।
जिस तरह से 2014 और 2019 का चुनाव हुआ था ना, जिसमें आप चर्चा कर रहे थे हिंदू मुसलमान 80-20 की बातें कर रहे थे, महाराष्ट्र का चुनाव का बेसिक मुद्दा सिर्फ एक ही था, मराठा गद्दार नहीं होता। गद्दार गद्दार की चर्चा हर गली हर मोहल्ले में चल रही। वहां ये नहीं चर्चा थी कि सड़क बनी कि नहीं बनी, वहां ये जरूर चर्चा थी कि इतिहास के पन्नों में हमारे सर के ऊपर कोई कालिख न लग जाए। तो ये जो ये 100 के नंबर ले रहे हैं, इनको खुश हो रहने दीजिए। बहुत बेहतरीन नंबर आपको कल देखने को मिलेगा। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा था ना, मतलब सवाल ये पैदा होता है कि एक चैनल के सीएमडी भी कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे टोपी पहन के, बट फिर भी आंकड़ों का खेल है, क्योंकि 2-3 दिन पहले चुनाव से पहले कुछ बड़े लोग अलग अलग चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे थे। तो हमने अजीत पवार का भी इंटरव्यू खूब देखा। भैया किस तरह से अडानी के घर पे बैठ के महाराष्ट्र की सरकार बनाई जा रही थी और महाराष्ट्र को गुजरात के हाथों से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी। ये वहां के मराठी मानुष ने देखा और उनके जनमानस पे इस बात का फर्क पड़ा है। एक बात तो कल आप निश्चिंत रहिए, मुलाकात होगी मित्र आपसे कल, बहुत अच्छी विजय सुनिश्चित होगी। और वो विजय इसलिए सुनिश्चित नहीं होगी कि पार्टियां चुनाव लड़ेगी, विजय इसलिए सुनिश्चित होंगी कि वहां के लोग जो है अपने इज्जत को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए कल वोट दिया था उन्होंने, कल छोड़ परसों। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा था दोस्त, किसानों की आत्महत्या। हम कानून व्यवस्था की बात जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरह से वहां गायब होती बेटियां थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अब आप कहोगे कि चुनाव आयोग नहीं गए, आप कहोगे पुलिस के आंकड़ों में क्या है। आपको भी पता है अनुराग कि अगर आपके नाम के पीछे से आपका प्रोफेसर हटा दिया जाए तो नोएडा में 48 घंटे में आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं होगी। तो आपकी नहीं होगी तो आप सोचिए महाराष्ट्र में लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। वहां नहीं हो रहा था। लोगों के पास मुद्दा था कि पूरी दुनिया को प्याज सप्लाई करता है, नासिक वो हब है, और आपने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। अपनी सुविधा के अनुसार आप अपनी चीजें कर रहे हो। आपने जो सोयाबीन और कपास की कीमतें तय करी थी, उनकी भी आप कीमतें नहीं थी। ये बेसिक मुद्दा था और इसका बहुत भारी प्रभाव कल आपको चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सब कोई मुद्दा था ही नहीं। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जफर साहब को आपने बड़े से फ्रेम और बड़े से पैनल में रखा है, अच्छी बात है। चुनाव आयोग के पास आपको करवा देता हूं, आपको करवा देता हूं। सुनो ना अनुराग, बीच में नहीं बोलने का। चुनाव आयोग को हम कंप्लेन करते हैं, लेकिन क्या है ना कि उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले पिस्टल के साथ अपना फोटो शूट कराते हैं सेल्फी देने के लिए। कितने भोले हैं ये भी। इनको लगा रहे भैया गाजीपुर घर है हमारा, कट्टा लड़का लेकर लड़का अगर फोटो शूट कराता है तो जेल जाता है। कौन से पुलिस वाले को अधिकार है कि पिस्टल लेकर फोटो शूट कराए। अब आप कहोगे नहीं नहीं ये सब ठीक है, चलता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप सबको वोट डालने दीजिए। देना न देना वो अलग मैटर है, जीत हार का मैटर अलग है, लेकिन कम से कम बेचारा अगर बाबा साहब के संविधान के हिसाब से वोट ही न डाले और उसे आप अपनी पीठ थपथपाती हुई बात बोलो, तो कानून व्यवस्था का हस्त उत्तर प्रदेश में क्या है ये जफर सबको दिखता है। कानून व्यवस्था के साथ साथ जो महंगाई और ये जो आपने चोरी डकैती करी थी 50-50 करोड़ में विधायक खरीद के, और आज जिसके पीछे जिसको अमेरिका की कोर्ट ने कहा जवाब दे दो क्या? जी अभी दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। अभी तो इन्होंने मेरे ही सवाल का जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही है तो आपको वहां वो नतीजे देखने को मिलेंगे। रही बात आपके सवाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो हमारी सारी लोकतांत्रिक पार्टी है। कल मोटा मोटी 1-2 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आपको मैक्सिमम मुझे लगता है कि कल शाम तक आपको बता दिया जाएगा कि सहयोगियों के बीच से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए वो तो एक प्रक्रिया है शुभ्रांश जी, वो तो एक प्रक्रिया। मुझे ये बता दीजिए कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की सीटें सबसे ज्यादा आती हैं, तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा या नहीं बनेगा? मित्र आप नहीं समझ रहे हो यार। अगर आपके कार्यक्रम 5 से 6 बजे की टीआरपी बढ़ेगी तो उसका क्रेडिट अनुराग मुस्कान को ही जाएगा ना। हाँ, इसीलिए कहा ना बड़े भोले खरगोश हो आप। इतने भी भोले मत बनो यार, क्या बात कर रहे हो। नहीं मैं अकेला भोला नहीं हूँ, भोले आप भी बहुत हैं। जिस हिसाब से आप जवाब दे रहे हैं शुभ्रांश जी, आप मुझसे बड़े वाले भोले हैं। हम दोनों ही राजनीति को ठीक से पढ़ते समझते हैं। अगर आपके कार्यक्रम की टीआरपी अच्छी है तो आपके सीएमडी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके एडिटर इन चीफ कहेंगे। मुझे तो जनता का अप्रिसिएशन चाहिए होता है, दर्शकों का सर। बाकी सबका बाद में आता है। अगर मेरे दर्शक मुझे पसंद करते हैं उससे बड़ा अप्रिसिएशन कोई नहीं। जनता ने आपको अप्रिशिएट किया तब आपकी टीआरपी बढ़ी। अब आपके एडिटर इन चीफ और एमडी अप्रिशिएट करेंगे तो आपका हौसला अफजाई होगा। जनता ने वोट दिया
लोगों के नंबर ठीक है आएंगे। शुभ्रांश जी, और एक काम और करवा सरकार देता हूं, विधायक जफर इस्लाम साहब दल का बड़ी नेता विंडो में हैं, उससे आपको आपत्ति थी तो पीसीआर से कहता हूं थोड़ी देर शुभ्रांश जी को भी उस बड़ी विंडो में डाल दिया जाए। बिल्कुल जफर होनी चाहिए भाई, साहब, जफर साहब, अच्छा पीसीआर बता रहे कि रखा है, शुभ्रांश जी को भी रखा है, दोनों को बराबर रखा है, ठीक है। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। ऐसा है शुभ्रांश भाई गाड़ी में बैठे हैं, इसलिए उनको पूरा गाड़ी का ही दिखा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अकेले कोने में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखिए कल जो है आज 4 दिन के अरे सुनिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वैसे अभी तक खुश हो ले। थोड़े देर के बाद शुभ्रांश भाई, आप थोड़े देर के बाद शुभ्रांश बाबू, अभी कुछ 24 घंटे बाद ये सब जब शो होगा जी में बुलाया जाएगा तो आप कतराएंगे कि अरे कल तो मैंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, अब तो नहीं बिल्कुल नहीं, हमसे बढ़ गए 30-35 में से बढ़ गए। अच्छा तो ठीक है, ऐसा है कल शुभ्रांश बाबू को जरूर आप बुलाइएगा। मैंने कहा ना सैकड़ा सेंचुरी बोली, तो सेंचुरी के लिए मैं यहाँ आऊंगा, आप आएंगे क्या? ऐसा है कि इनके विधायक जिनके लिए नहीं सुनिए ना, आप 2 महीना कहाँ काटा मालूम नहीं, लेकिन वहां पर ऐसा सिचुएशन है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति को एकदम प्रचंड बहुमत से जनता जिताने के लिए तैयार है। ठीक है, और आपको एक और बात आता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए समय भी बीतता जा रहा है, कई मेहमान बचे हुए हैं, एनसीपी मैं साहब से भी कम होंगे। संजय गुप्ता जी को लेता हूं। संजय गुप्ता जी, भाई ये बताइए कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने रिजॉर्ट में जो है अपने विधायकों को बंद कर दिया है और उद्धव ठाकरे को ये कहना पड़ा करके कि भाई कार्यकर्ता सतर्क रहें। मैं आपको एक संदेश दे दूं, बीजेपी ने कहा है उस वेंडर को जिसने आपकी बुकिंग कराई है कि इनसे सारा पैसा 100% एडवांस में ले लिया जाए, क्योंकि कल नतीजों के बाद रिसोर्ट की बुकिंग कैंसिल होने वाली है। तो हमारी पार्टी इतनी हल्की भी नहीं है कि मतलब तो पैसे ना दे सकते हो, और मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी पार्टी बहुत नहीं, मैं नहीं कहना चाहता, ये तो इनका बयान है। इनका किन्होंने दिया ये बयान? ये आपने शुरू की रिपोर्ट देखी होगी, उसमें यह बयान था, मैं आपको फिर सुना दूंगा बयान। ये कहा गया कि पैसे पहले पूरे ले लिए जाएं, कल चुनाव नतीजों के बाद बुकिंग कैंसिल हो जाएगी रिसोर्ट की। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, इतना क्या खौफ है? देखिए इतिहास देखिए आप, पिछला किस तरह से हमारी पार्टी के विधायक कहाँ गए, कि कौन ले गया, कैसे क्या किया, तो इन सब चीजों को देखते हुए सतर्कता तो बरती जाएगी। और फिर महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, हर किसी का मुंबई में रहने का इंतजाम नहीं होता, तो इसलिए होटल में तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अपने विधायकों का कि भाई ठहरे, उसके बाद सरकार बनाने में किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारे साथ ही आजकल एक गाना बहुत अच्छा चल रहा है, वो एक आज की रात ऐसे करके, मेरे महबूब समझिए जरा खोखे की नजाकत के खरीदी जा सकती है आजकल विधायकों से हिफाजत। कल तक आप शायरी सुना रहे थे, आज फिल्मी गीत पर आ गए। हाँ तो क्या करूं, वो खोखो की बात से पार्टी को डर तो लगता ही है, क्योंकि जिस तरह से खोखो पे पिछली बार हमारे विधायक इधर से उधर गए, हम नहीं चाहते कि इस बार इधर से उधर जाएं, क्योंकि अच्छा आप बोले आगे, उससे पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि रिसोर्ट बुक कराने की जरूरत क्या है, इतने से विधायक हैं, उद्धव जी अपने घर ही रख लेते। तो ये भोलापन तुम्हारा, ये अदाई और ये सो की जरूरत क्या इन्हें हथियार की, तीरों की, खंजर की, ईडी सीबीआई नजर भर के जिसे ये देख ले, ईडी सीबीआई पहुंच जाए। तो आप अपनी बात रखिएगा। ये राम कृपाल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जरा इनकी बात भी सुन लीजिए। नहीं, कल संजय जी ने कल या परसों आप ही के चैनल पर कहा था कि हमारी पार्टी के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जहां से वापसी हो जाए, जहां से हम निकले थे वहीं चले जाएं। तो मेरा ये कहना है कि रिसोर्ट बुक करने क्या जरूरत थी? आप जब वहीं जाना चाहते हैं तो उन्हीं के पास चले जाते, वहां शरण मिल जाती। तो वो, लेकिन हमने ये भी कहा था कि उद्धव जी इस पे अंतिम निर्णय लेंगे। अगर आज तक हम यहाँ पर हैं तो हम ये चाहते हैं कि उद्धव जी इस निर्णय को लेकर जाएं, तभी जाते हुए हम अच्छे लगेंगे। क्योंकि किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि बैठना अपने भाइयों के साथ चाहे बैर क्यों ना हो, और खाना अपनी माँ के हाथ का चाहे जहर क्यों ना हो। वाह, तो ये हमारे पूर्व के साथी हैं। जी सुन रहे हैं ना आप ये बातें? मैं आता हूं संजय जी, जरा कृष्णा हेगड़े जी का एक रिएक्शन ले लूं, कृष्णा हेगड़े जी, अगर उद्धव जी ने हरी झंडी दे दी तो घर वापसी मुमकिन है, ये कई बार कह चुके हैं संजय गुप्ता जी इस डिबेट में।
कि जब सरकार हमारी बन रही है, भारी तादाद में बन रही है, महायुति की फिर से सरकार बन रही है, तो कौन वापस जाएगा? वो तो सवाल ही नहीं उठता। और भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता ने कहा है कि उद्धव जी किसी को घर पे रख सकते हैं। मैं तो कहूँ उद्धव जी अपने विधायकों को भी नहीं मिले, सांसदों को भी नहीं मिले, और जो भी उनके घर पे गए मिलने के लिए उनको बाहर कर दिया। इसके लिए 110 लोग विधायक छोड़ के चले गए, लगभग 13 सांसद छोड़ के उनको चले गए। अभी दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि संविधान को खतरा है, बाबा साहब को उन्होंने अपमान किया। अरे भाई, आपके राहुल गांधी तो कोरा कागज का संविधान का बुक लेके घूम रहे थे पूरे दुनिया में और बोल रहे थे फिर आरक्षण हटा देंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तीसरी बात यह है कि देखिए, रिसोर्ट पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात है। जब रिसोर्ट पॉलिटिक्स करना चाहिए था तो उन्होंने किया नहीं और 110 विधायक छोड़ के चले गए, उसमें से 40 विधायक उद्धव जी को छोड़ के चले गए। अभी तो पार्टी का क्या हालत हो गया आप समझ लीजिए। सरकार हमारी ही बन रही है, महायुति की बन रही है, मुख्यमंत्री भी हमारी ही बन रही है। कृष्णा हेगड़े जी, मुख्यमंत्री इस बार कौन होगा? शिंदे साहब रिपीट होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लगता है और नेताओं को लगता है कि उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शिवसेना के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा था। लेकिन बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, बीजेपी का हाईकमांड, आला कमान और तीनों महायुति के जो घटक के नेता है वो बैठ के तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। 3 भाई है, 1 रोटी है, हम ले लेंगे, अपने आपस में हम बांट लेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र की जनता का काम हो, जो योजना हमने पिछले 2.5 सालों में दिया वो महाराष्ट्र के जनता के बीच में पहुंचे और योजनाएं दे और महाराष्ट्र का विकास और प्रगति हो। अजीत पवार साहब के सुर कुछ बिगड़े लग रहे हैं कृष्णा हेगड़े जी, उनकी भी घर वापसी की आशंका जाहिर कर रहे थे कुछ लोग संभावना और कुछ लोग आशंका जाहिर कर रहे थे। नहीं, दूसरे सब कर रहे हैं। अजीत दादा हमारे साथ ही है, हमारे गवर्नमेंट के साथ ही रहेंगे और फिर भी एक बड़े भूमिका में रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात की कितनी संभावना है कि उद्धव आपके साथ आ जाएं और अजीत पवार वापस चले जाएं अपने घर? देखिए, ये सब स्पेक्युलेटिव है और मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हमारी प्री पोल अलायंस थी, 3 पार्टी एक साथ लड़े थे, 3 पार्टी विरोध में लड़े थे और ये 3 पार्टी रहेगी। और हमारी जो 3 पार्टी है महायुति की, वो हम जीतने वाले हैं, तो हमको दूसरे कोई चौथे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये राम कृपाल जी का हमारी जो आकलन है, पिछले 2 दिनों से दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 गोटियां महाराष्ट्र में गलत फिट है। हमारे जो अलायंस है और हमारे साथ जो विचारधारा रखते हैं, हो सकता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमारे साथ आए, बहुजन विकास आघाड़ी आए, दूसरे छोटे अलायंस आए, आरपीआई तो हमारे साथ ही है, तो बच्चू कडू की पार्टी वापस हमारे साथ आए। ऐसे बहुत सारे पार्टीज है, उनको लेके मजबूत सरकार बनाएंगे। जैसे जफर भाई ने कहा, 180 और 200 के बीच में हमारा आंकड़ा रहेगा। चलिए, मैं दानिश कुरैशी साहब को लाता हूं डिबेट में। दानिश कुरैशी साहब, क्या कहूं आपको कि किंग तो आप हो नहीं सकते, लेकिन किंग मेकर हो सकते हैं। आपने पहले भी दावा किया कि 16 में से 16 सीटें हम जीतेंगे महाराष्ट्र में। सवाल यह है कि अगर किंग मेकर की भूमिका में आपको आना पड़ता है, जो कि कई आकलन बताते हैं कि भाई जो अन्य पार्टियां हैं जो किसी में शामिल होकर नहीं लड़ रही, उनके सहयोग की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर आप किस तरफ जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ की जो महाराष्ट्र की जो इकाई है वही तय करेगी कि किस तरीके से आगे जाना है। सवाल आके यहाँ ये खड़ा है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो काम करने की पद्धति है पूरे महाराष्ट्र को लेकर के, वहाँ जिस तरह से जुल्म और ज़्यादती, मैं जुल्म और ज़्यादती इसलिए कहता हूँ कि सियासी जुल्म की बात कर रहा हूँ, जुल्म और ज़्यादती जिस तरह से वहाँ पर मामला है ये आपके सामने है और इसी के सामने लड़ाई है, चाहे मुसलमान हो, दलित हों, पिछड़े हों या और कोई हो। तो इन तमाम लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की जो बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा से कहते आए हैं, आपको याद हो तो उन्होंने मराठाओं के लिए भी, अकबर साहब की बात की जाए तो उन्होंने मराठाओं के लिए भी बात की थी कि 50,000 करोड़ के बजट की हम लोग मांग करेंगे। अगर इसमें कोई परिस्थितियों का निर्माण होगा तो मुझे लगता है कि यकीनन उस पर काम किया जाएगा। दूसरे नंबर की खास बात मैं ये कहूँगा कि हमारे जफ़र साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि 8 सीटें आएंगी, लेकिन अगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है मुझे तो ये लगता है कि अगर वो 9 भी ले जाएं तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तमंचे की उस पे नोक पे अगर 9 की 9 सीटें भी ले जाते हैं तो कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके का लोकतंत्र में नंगा नाच हुआ वहां पर, ये सारी दुनिया ने देखा। लोग भारत का लोकतंत्र की एक अपनी पहचान थी विश्व फलक पर, जिस तरीके से उसको खंडित करने की कोशिश की गई लोकतंत्र के उसमें
तो मुझे लगता है कि उस पर ये जो कह रहे हैं, देखेंगे वहां के परिणाम क्या निकल के आते हैं। लेकिन आइंदा के दिनों में अगर सिर्फ 7 लोगों के सामने कार्रवाई और उसके बाद यही पूरा मामला अगर दफ्तर बंद कर दिया जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये संकेत मुझे लगता है कि इस पे बहुत ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए। रोहित अग्रवाल जी, भाई इस दावे पर तो आपके MIM भी मोहर लगा रही है, दानिश कुरैशी भी मोहर लगा रहे हैं कि 9 की 9 सीट आप जीत सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बंदूक की नोक पर तो 9 में से 10 भी जीत सकते हैं। 10 सेकंड कुछ और ऐड करूं इसमें? हाँ, कर दीजिए। देखिए फिर वही सवाल, रोहित जी 10 सेकंड, फिर वही सवाल आएगा। आपको याद हो तो इससे पहले भी जब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था एक चाचा की दाढ़ी के मामले को लेकर के, जिस पुलिसकर्मी ने वो किया था, और उन्होंने जब ये कहा था कि जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, तो उन्होंने आज भी भारतीय जनता पार्टी उसको ऐसे जोड़ती है कि जब मोदी नहीं रहेंगे, जब योगी नहीं रहेंगे। मैं फिर कहता हूं बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कि अगर ये तमंचे के जोर पे आप सत्ता में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, याद रखिएगा जब योगी नहीं रहेंगे, जब मोदी नहीं रहेंगे, तब भी कार्रवाइयां तो होंगी ही। चलिए रोहित अग्रवाल जी जवाब दीजिए। अनुराग जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और AIMIM का रुख है चैनलों के ऊपर, वो बिल्कुल साफ दिखाता है कि तमंचे पे कॉपीराइट तो इन्हीं का है। तो ऐसी स्थिति में हम पे इल्जाम लगाना, मुझे लगता है वो किसी भी तरीके से सूट नहीं करता है। 2017 से पहले जिन्होंने सिर्फ तमंचे के नोक पे ही चुनाव लड़ा हो, उनको आज दिखाई पड़ता है कि शायद तमंचे की नोक पे ही चुनाव हो रहा है, परंतु इनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जनता ने इनका साथ छोड़ दिया है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने विकास की बात करते हैं, इन्होंने कभी ना प्रदेश के विकास की बात की, ना देश के विकास की बात की। आप देखिए ना, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की इमेज क्या थी? अपराध प्रदेश की इमेज थी। जो ये तमंचे की बात कर रहे हैं, उसी तमंचे प्रदेश की इमेज थी। परंतु 2017 के बाद आज उत्तर प्रदेश को विकास प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आज यहाँ पे नए नए रोजगार के अवसर, आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है। परंतु उसके बावजूद जिस तरीके से ये लोग विलाप कर रहे हैं, साफ दिखाता है कि जनता से इनका पूरी तरीके से विलाप करेंगे। आप तमंचा दिखाएंगे तो विलाप करेगी आवाम, तो मतलब आप उस पर मतलब फकर महसूस कर रहे हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, आप फकर महसूस कर रहे हैं। आप तमंचा दिखाकर मतलब आवाम बेचारी गरीब गुरबा अगर उस पर विलाप नहीं करेगी तो क्या करेगी बताइए? तो क्या करेगी? विलाप देखिए दानिश जी, देखिए गलत फहमी में मत रहिए। आप मुगालबे में जी रहे हैं जनाब, आप मुगालबे में जी रहे हैं। आज देखिए आप पहले कहीं और थे, अब आप यहाँ के आ गए। अच्छी बात है, आप करिए, आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप सत्ता के साथ में, लेकिन इतना भी मत करिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, ईमानदारी, सुनिए, मैंने ये कहा कि ईमानदारी के साथ, क्योंकि भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखना जरूरी है। अगर वाकई में इसमें कहीं कोताही बरती गई है तो उसमें काम करने की जरूरत है, चाहे किसी की भी सरकार हो, क्योंकि सरकार चली जाएगी लेकिन ये जो तमगा है भारत के माथे पे, ये अच्छा नहीं है। पहले ही तय कर चुके हैं। नहीं, आपको अगर देखिए, आप अगर यहाँ महिमा गानी करने आए भाजपा का तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अगर कुछ गलत बात कही तो बताइए आप। सहयोगी पार्टी है महिमा गानी, अरे करिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ईमानदारी की बात तो करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ईमानदारी की बात करिए। आप ये कहिए कि भाई लोकतंत्र पे ये जो तमगा लगा हुआ है इसको हटाना तो पड़ेगा। अमेरिका से बुलवाएं ठीक है। अभी देखिए मेरे एक बहुत अच्छे गेस्ट हैं महेश चौहान, वो बिल्कुल नहीं बोले और बड़े धैर्य से सबको सुन रहे हैं। मैं अब उनके पास जाता हूं। महेश चौहान जी, सवाल ये नहीं है कि किंग कौन होगा, किंग मेकर कौन होगा। सवाल ये है कि अभी जो किंग है उसकी पार्टी में भी क्या सब कुछ ठीक है? अजीत पवार साहब की अगर मैं बात करूं तो अजीत पवार साहब साफ तौर पर ट्राइड एंड टेस्टेड नारे को बटेंगे तो कटेंगे, जिसने हरियाणा में जीत दिलाई बीजेपी को, उसे खारिज कर चुके हैं। आपको क्या लगता है वो किस तरीके का संकेत दे रहे हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए अपने पार्टी से। अगर वो बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन करते तो उनके कैंडिडेट्स हार जाते। तो बीजेपी और अजित पवार, इनकी जो पार्टी है, उन्होंने वो स्ट्रेटेजी रखी थी कि हिंदू वोटों को आकर्षित करने के लिए बीजेपी वो जो करना है वो करेगी, और मुस्लिम वोट्स उनके हाथ से कैसे नहीं निकले इसके लिए क्या करना चाहिए वो अजित पवार जी करेंगे। इससे ज्यादा मैं उनके ऊपर नहीं। इसको कहते हैं फरेब। अब ये 5 साल तो वहां बेचारे लोगों का के साथ में फरेब हो गया। अब बताइए इसका क्या आंकलन निकाल के आया? मतलब यही तो बात है कि आप वहां कुछ कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, और वाकई में अगर भूल से ये सत्ता में आ गए तो फिर आप देखिएगा कि महाराष्ट्र की परिस्थिति फिर अलग हो जाएगी। बोल लेने दीजिए। अभी महेश चौहान साहब ने बात पूरी नहीं की है। महेश जी। हाँ, तो ये था कि इसके ऊपर मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। और अजित पवार जी जो स्टेटमेंट्स करते हैं वो स्टेटमेंट्स बीजेपी की तरफ से अप्रूव है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मुझे मेरा पॉइंट, अगर वैसे तो वो डिप्टी सीएम है लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो खुश नहीं है
तो क्या घर वापसी का संकेत मानते हैं इसे आप, और क्या इस चुनाव नतीजे के बाद घर वापसी हो सकती है? नहीं, और वो क्या आप बिल्कुल स्वीकार वहां पर करेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है कि वो वहां पर खुश नहीं है। पहले दिन से 2024 के अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, वो चुनाव के बाद आरएसएस ने और बीजेपी ने जो टिप्पणियां उनके ऊपर की थी, वही से वो सभी को पता था कि वो तब से खुश नहीं है। दूसरी बात, जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उनके साथ जांच एजेंसियां हैं, तब तक मुझे नहीं लगता वो घर वापसी के बारे में सोचेंगे भी। जफर इस्लाम साहब, देखिए चाचा की पार्टी मान रही, भतीजा खुश नहीं है। देखिए ये इसके अलावा वो क्या कह भी सकते हैं? विकास तो आपने किया, सबका साथ सबका विकास के तहत विकास तो आपने अजीत पवार साहब का किया, लेकिन साथ नहीं नजर आ रहे हैं वो। देखिए बिल्कुल साथ हैं, एक टीम है, महायुति की एकजुट टीम लड़ी है पूरे जमीन पे। हमने सब साथ पूरी सीटों पे साथ लड़े हैं और हमें पूरा यकीन है कि हम जब जीत के रहेंगे तो सब ये सब बातें जो अभी अटकले हैं सब धीरे के धीरे रह जाएंगे। और हमें इस तरह के, हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की चर्चा ही नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं, कोई ना कोई संदेह है। ये बाहर वाले लोग किसी तरह से चाहते हैं कि कोई फ्रिक्शन पैदा हो, लेकिन नहीं, बाहर वाले कहाँ? अजीत पवार बाहर से आए हैं, लेकिन हैं तो आपके अपने। अजीत पवार का बयान है कि ये बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। देखिए उस बयान पे फडणवीस जी ने उनका जवाब भी दे दिया था और मेरे ख्याल से वो बात वहीं ख़त्म हो गई। हकीकत ये है कि आज इन सब बातों पे कोई चर्चा नहीं है, वोटिंग हो चुकी है और इलेक्शन हम जीतने वाले हैं। अजीत पवार जी महायुति के एक पिलर हैं और हम सब पिलर एक साथ लड़े हैं और हमको कोई संदेह नहीं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और उनकी एक बड़ी भूमिका सरकार बनाने और चलाने में रहेगी। महेश चव्हाण जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, अनुराग जी, फडणवीस जी ने यह बयान दिया था कि हम अजीत पवार को भी भगवा बना देंगे। पूछिए आप। जफर साहब। अनुराग नहीं, अब देखिए क्या बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो दाऊद की पार्टी की जिस पार्टी के बड़े बड़े लोग दाऊद के साथ जिनका रिश्ता हो, उनको इन सब का बात कहने का अधिकार है क्या? जी अच्छा नहीं लगता है। नवाब मलिक मैं मेरे ख्याल से इस तरह के बीजेपी ने इतने सारे आरोप किए थे, वो आज किसके साथ है ये जरा जफर जी बताए सबको। तो हमने तो अपना, मैं बता रहा हूँ भाई कि हमने तो बिल्कुल साफ कह दिया है कि हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ नहीं, जीतने के बाद भी साथ नहीं है। अब इससे ज्यादा साफ क्या बोलूं? न लड़ने में साथ है, न लड़ाने में साथ, और अगर वो जीत भी जाए तो भी उनका साथ नहीं है। क्लियर है जफर जी? और जफर जी मुझे बताइए, अगर नवाब मलिक जी अभी जीतते हैं तो वो सीनियर लीडर है, क्या आप उन्हें मंत्री बनाओगे या नहीं बनाओगे? अगर अभी आप या तो आप डिबेट पे नहीं, डिबेट पे ध्यान नहीं दे रहे। ये मेरी बातों पे मैंने कहा, जीतते हैं हारते हैं कोई सरोकार नहीं, वो हम 287 सीट पे लड़ रहे हैं -1। ठीक है सैयद मसूद साहब, एक वो हमारा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं 10 सेकंड दे रहा हूं आपको सर, मेरा समय खत्म हो चुका है। सैयद मसूद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में जैसे अभी बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का चुनाव हुआ है, बिल्कुल सही कहा MIM के प्रवक्ता ने कि 9 में से 10 सीटें भी जीत सकते हैं बहुत आसानी से बीजेपी वाले। और तमंचे के जोर के ऊपर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध हुए हैं, अभी कोई साहब कह रहे थे कि वहाँ पहले अपराध प्रदेश था, विकास प्रदेश है। सेंगर जी ने एक लड़की मारी, बलात्कार किया। ठीक है, ये हो चुकी चर्चा, ये चर्चा हो चुकी है। रामकृपाल जी 10 सेकंड में बलात्कार कर दिया गया, तो रात में जला दिया गया परिवारजनों को। ठीक है, आप बोलिए रामकृपाल जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि देखिए कल जो भी नतीजे आएंगे, फैसला जो है, जो तीसरी ताकत जो दोनों दलों में, दोनों गठबंधनों में जो तीसरी ताकत है, जो सबसे कमजोर है, कल दिखाई पड़ेगी। खेला उसी के हाथ में होगा, खेला उसी के हाथ। 2 गोटियां जो आप कह रहे हैं ना कि अनफिट हैं, वो बार्गेन करेंगी कि भैया इतना दो, नहीं तो हम चले इधर। ठाकरे और अजीत फिर वो कहेंगे हम अपने पुराने स्थान पर चले जाएंगे अगर हमारी नहीं मानेंगे। आप एक लाइन, आप महाराष्ट्र में पोस्टर लग गया है, अजीत दादा हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इधर बिल्कुल संजय राउत कह रहे हैं होगा तो कोई
उद्धव ठाकरे ही होंगे, तो आप सोच लीजिए कल जो नतीजे आएंगे उन नतीजों के बाद क्या नतीजे आएंगे इस पे जो भी नतीजे आए, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे तेज और सबसे पहले नतीजे आप जी न्यूज़ पर सुबह 6 बजे से लगातार देख पाएंगे।